और बड़ी खबर आ रही है, लालू परिवार में कलह पर सूत्रों से बड़ा दावा। चुनाव नतीजों के बाद समीक्षा कर रहा था लालू परिवार, लेकिन बैठक के दौरान तेजस्वी और रोहिणी में बहस हुई। सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि लालू यादव के सामने तेजस्वी यादव और रोहिणी में बहस हुई है। बहन राजलक्ष्मी ने बीच बचाव किया था। संजय यादव ने रोहिणी पर हार का ठीकरा फोड़ा। सब कुछ लालू प्रसाद यादव के सामने हुआ है। रोहिणी आचार्य, जो कि कल शाम लगभग इसी वक्त एक पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी पीड़ा बयान की थी, पार्टी और परिवार को छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया था और दावा किया था कि संजय और रमीज ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। और अब जो खुलासा हो रहा है उसके मुताबिक लालू परिवार में जो ये समीक्षा हो रही थी, इस दौरान संजय यादव ने हार का ठीकरा रोहिणी यादव पर फोड़ा, रोहिणी आचार्य पर फोड़ा और इसके बाद तेजस्वी यादव और रोहिणी के बीच बहस हुई। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि तुम जो चाहती थी वो हो गया। रोहिणी आचार्य ने जवाब दिया, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। हार पर तुम बहुत खुश होगी, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया। वहीं रोहिणी आचार्य ने जवाब दिया कि घर की बेटी का अपमान कर रहे हो, मेरी बद्दुआ लगेगी। तुम जो चाहती थी वो हो गया, तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया। रोहिणी आचार्य, जिनकी भूमिका इस विधानसभा चुनाव में बहुत सीमित रही थी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि संजय यादव और तेजस्वी यादव रोहिणी आचार्य को आरजेडी की हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे और ये पूरी बहस लालू प्रसाद यादव के सामने हो रही थी। तो लालू परिवार में झगड़े को लेकर के सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। रोहिणी के घर छोड़ने से लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी काफी भावुक थे। हंगामे के वक्त तेजस्वी के खिलाफ सारी बहनें एक थीं। तीखी बहस के दौरान पूरा परिवार घर में मौजूद था। तो यहां सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो सभी बहनें थीं वो रोहिणी आचार्य का साथ दे रही थी। तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच बहस हुई थी और जिस वक्त रोहिणी घर छोड़ करके बाहर निकल रही थी उस वक्त पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी काफी भावुक हो गए थे। रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू यादव के लिए अपनी एक किडनी डोनेट की थी, और इस बड़ी खबर पर हमारी सहयोगी निधि श्री पटना से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निधि, जो जानकारी मिल रही है उसमें तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य की बहस पूरी लालू यादव के सामने हुई और सारी बहनें रोहिणी आचार्य के साथ थी। क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस पूरी कलह को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, चंदन की ये लड़ाई सिर्फ कल की नहीं है। ये लड़ाई तब से चल रही है जब से रोहिणी ने किडनी दिया अपने पिता को और उसके बाद उन पर कई तरीके के आरोप लगे। पहले ये आरोप ट्रोलर्स लगा रहे थे कि रोहिणी ने क्या वाकई किडनी दी है, और अब चूंकि रोहिणी ने जो पोस्ट किया है उसमें ये साफ साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से उन्हें ये कहा गया कि उन्होंने गंदी किडनी दी। अब रोहिणी का ये कहना है कि ये जो मुझ पर आरोप लग रहे हैं, संभव था कोई भाई बहन में, इतने भाई बहन में कोई भी किडनी दे दिया होता। मैंने अपने पिता को चुना, मैंने सब कुछ त्याग करके, अपना परिवार त्याग करके अपने पिता को किडनी दी, अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ये लड़ाई तब से चल रही है, लेकिन कल की, चूंकि लेट्स स्टिक टू दैट, कल जो लड़ाई हुई उस पर मैं बातचीत करना चाहूँगी। कल ये लड़ाई तब होती है जब हार की समीक्षा करने के लिए सारे भाई बहन आपस में चर्चा कर रहे होते हैं और ये पारिवारिक लड़ाई अब उसके बाद बढ़ते बढ़ते जो है वो आगे इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि रोहिणी को घर छोड़कर जाने के लिए कहा जाता है और कि सब कुछ लालू और राबड़ी दोनों के सामने में होता है और दोनों लाचार दिखते हैं। भाई बहनों की इस लड़ाई में माँ और पिता दोनों ही लाचार दिखते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब रोहिणी से घर छोड़कर जाने के लिए कहा गया तो उनसे ये कहा गया कि सारण जब उन्होंने चुनाव लड़ा उसको लेकर के नाराजगी जताई गई। रोहिणी ने कहा कि संजय यादव को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संजय यादव कहते हैं कि मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं नहीं जिम्मेदारी ले सकता। और यहाँ से विवाद बढ़ता है और तेजस्वी और रोहिणी के बीच जो तीखी बातचीत होती है उसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी, जिसके बारे में रोहिणी ने खुद कहा कि उस तीखी बातचीत में उन पर भद्दे आरोप लगाए गए, उन पर टिप्पणी की गई, उनसे कहा गया कि तुमने गंदी किडनी दी है, तमाम तरीके की बातें की गई, जिसके बाद वो दुखी होकर के अपना घर छोड़ती हैं। ये एक पक्ष है। दूसरे पक्ष में सबसे बड़ी बात ये कि चुप्पी साधा हुआ है पूरा लालू परिवार। ना लालू यादव का कोई बयान आया है, ना राबड़ी का, ना ही तेजस्वी इस मामले में कोई भी बातचीत कर रहे हैं। तो उनका पक्ष भी जानना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन अभी तक रोहिणी
ताबड़तोड़ ट्वीट करके एक एक कलई खोलती हुई नजर आ रही हैं उस परिवार की, जो परिवार अब ठीक तक है। चुप था। रोहिणी बता रही है कि किस तरीके से ये पारिवारिक लड़ाई नहीं रह गई है, जी, वर्चस्व की बिल्कुल, लड़ाई जिस नहीं तरह रह से गई है। पारिवारिक ये बात लड़ाई के नाम पर अब सोशल मीडिया पर जिस तरह से आरोप लगाए हैं रोहिणी आचार्य ने, बेहद गंभीर है। बहुत शुक्रिया निधि पूरी जानकारी के लिए। तेजस्वी रोहिणी के बीच झगड़े पर मामा सुभाष यादव का बयान भी सामने आया है। रोहिणी के आरोप बहुत ही सनसनीखेज हैं, सुभाष यादव ने कहा है। बिहार सरकार को मामले का संज्ञान लेना चाहिए, सुभाष यादव ने तो यहां तक कहा है, और यह कहा है कि रोहिणी की हत्या करने की बात कही गई है। तो परिवार के और मेंबर्स की ओर से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं और यहां बिहार सरकार से संज्ञान लेने की मांग की जा रही है। ये तो बहुत सनसनी है, हत्या करा दिया जाएगा। ये लैंग्वेज जो बोला है वो जिस तरह बोला गया है जो तुम्हारी हत्या करा दी जाएगी, तो इसमें बिहार सरकार को संज्ञान लेके इस पर उचित कार्रवाई करना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। ने भाई आपने इस लैंग्वेज को चप्पल क्यों कराए हमारे? आप एक तरफ बोल रहे हैं जो माई बहनी योजना चालू करेंगे, घर को बहन को आप चप्पल मरवा रहे हैं, चप्पल चला रहे हैं, मार रहे हैं। आप कौन नशा में हैं? नशा का भी जांच होनी चाहिए, कौन सी नशा आप लेते हैं। सरकार को इसकी जांच कराना चाहिए, कौन नशा लेके ये भाषा को यूज किया जब मरवा देंगे। ये बहुत सबसे बड़ा दुखद घटना है जब मरवा देंगे। तो दरअसल रोहिणी ने आरोपों को लेकर तेजस्वी, उनके करीबी संजय और रमीज पर उंगली उठाई है। आपको बता दें कि संजय यादव तेजस्वी यादव के काफी करीबी हैं और आरजेडी के राज्यसभा के सांसद हैं। वो रहने वाले हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के हैं। कंप्यूटर साइंस में संजय यादव ने ग्रेजुएशन किया हुआ है और काफी करीबी माने जाते हैं। कंप्यूटर साइंस में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो तेजस्वी यादव के बहुत करीबी हैं और तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार हैं। उनकी गिनती तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद साथियों में होती है और संजय यादव तेजस्वी के फिलहाल सबसे करीबी बताए जाते हैं। और सोचिए, लालू यादव के सामने पूरी बहस होती है, लालू परिवार में यहां भिड़ंत हो रही होती है, लेकिन रमीज नेमत का भी एक नाम सामने आता है जो तेजस्वी के डिप्टी सीएम रहते हुए उनके दफ्तर में काम किया करते थे और उनके दफ्तर में काम करते करते बैकडोर का काम संभालते थे और तेजस्वी को काफी उनके साथ उनके कंफर्टेबल हैं वो। और रमीज नेमत यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ हत्या समेत कई मुकदमे भी दर्ज हैं। वो चुनाव लड़ चुकी हैं। उनकी पत्नी विधानसभा का रमीज जेल में बंद समाजवादी पार्टी के 2 बार के सांसद रहे रिजवान जहीर के दामाद हैं। फिलहाल जिन रमीज का नाम सामने आया है वो आरजेडी का सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन का काम देखते हैं। तो 2 नाम थे, संजय यादव और रमीज, और ये दोनों फिलहाल तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं और इतने करीबी हैं कि परिवार में कलह हो चुकी है और परिवार में कलह इन दोनों को ही बताया जा रहा है। और अब लालू परिवार में जो कलह हुई है, इसमें बिहार में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। रोहिणी के आरोपों को लेकर जेडीयू ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, जिस तरीके से एक के बाद एक पोस्ट सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य कर रही हैं और अपना दर्द बयां कर रही हैं, कहीं ना कहीं जो भावुकता है, जो दर्द है, वो पोस्ट में साफ नजर आ रहा। देखिए, रोहिणी आचार्य का मसला केवल लालू जी के परिवार का मसला नहीं है। क्योंकि जब राजनीति के मैदान में वो आ गई तो स्वाभाविक है दल के अंदर का भी मामला है। राष्ट्रीय जनता दल खामोश, लालू परिवार खामोश। आखिर हो क्या रहा है? जिस बेटी ने प्राण रक्षा अपने पिता का किया, जिसने भाई के कलाई में राखी बांधा, तो लालू जी का ट्वीट क्यों खामोश है? कौन है वो गुनहगार जो लालू जी को नजरबंद करके रखे हुए है? एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। संजय यादव और रमीज का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ सवाल करेंगे, अगर आप उनसे कुछ पूछेंगे तो आपको गालियां दी जाएंगी, चप्पल से मारने की कोशिश की जाएगी और आपको घर छोड़ना पड़ेगा। सवाल यही है ना, घर के अंदर कैसे प्रवेश हो गया? इसका मतलब लालू जी लाचार हो गए, राबड़ी देवी लाचार हो गई। कौन वैसा राजदार है जो तेजस्वी जी का कि पूरे परिवार का जुबान खामोश करा दिया है? चाणक्य बन रहे थे, ये चाणक्य हमारे पुरखे रहे हैं। ये हरियाणा कैसे शिफ्ट कर गए भाई? क्या हालात बना दिया? इसलिए लालू जी से हम अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द इसको नियंत्रित करिए। परिवार की फूट रुक नहीं रही है।
पहले तेज प्रताप यादव और उसके बाद अब रोहिणी यादव। तो कहीं ना कहीं पहले भाई फिर बहन, और जिस तरीके से ये फूट सार्वजनिक हो रही है उसका कहीं ना कहीं जो कहा जाए एक तरीके से जो विपक्षी दल हैं वो फायदा भी उठा सकते हैं। नहीं, परिवारवाद की राजनीति का यही हश्र होता है, इतिहास गवाह है। अभी तो शुरुआत है, सबके हिस्सेदारी नहीं तय करिएगा तो भुगतना तो पड़ेगा। तेजस्वी और रोहिणी की कलह पर पप्पू यादव बोले कि समझ नहीं आ रहा है कि लालू यादव चुप क्यों हैं। यह मुद्दा परिवार का नहीं समाज का बन चुका है। तेजस्वी यादव को यह कलह जल्द खत्म करनी चाहिए। पप्पू यादव ने आगे कहा कि रोहिणी को लेकर मैं लालू यादव से बात करूंगा। कोई बाहरी कैसे घर में रह सकता है, नतीजे स्वीकार करें, घर की कलह खत्म करें। पप्पू यादव जिनके आरजेडी के साथ नरम गरम रिश्ते रहे हैं, कभी वो आरजेडी का हिस्सा रहे थे, लालू यादव के शागिर्द माने जाते थे, लेकिन बाद में राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी बने, और अब उन्होंने कहा है कि वे इस मुद्दे पर लालू से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सांसद पप्पू यादव जी मौजूद हैं। पप्पू जी, आप लालू यादव के बेहद करीबी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पारिवारिक कलह निकल के सामने आ रही है उसको लेकर के विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है, और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचता। अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, हम लोगों के परिवार का मामला है। लालू यादव सम्मान लीडर हैं। हम लालू यादव जी से आग्रह करेंगे कि यह घटनाक्रम को रोकना चाहिए। मुझे नहीं पता क्या मजबूरी है लालू जी की। मुझे यह भी नहीं पता कि लालू जी कुछ बोलने के लायक हैं या नहीं वहां, या लालू यादव जी भी कैद कर लिए गए। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, संजय यादव का नाम ले रही हैं। हमें नहीं पता कि बार बार रोहिणी जी के बाद मुझे संजय जी, रमीज जी, वीडियो मैंने देखा। ये रमीज जो मर्डर करके जेल में रहा, जिसकी पत्नी, वो हमारे नेता के घर में कैसे रह सकता, या वो तेजस्वी यादव जी का सलाहकार कैसे हो सकता। इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी। और संजय जी तो किसी एक बड़े नेता के बेटे के पिए थे। वहीं अब इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सत्ता पक्ष लालू परिवार पर सवाल उठा रहा है और आरजेडी मामले को पारिवारिक बता रही है। इतना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी लेगेसी है, दुखद है। लालू जी के लिए तो और ज्यादा दुखद लालू जी के लिए तो और ज्यादा दुखद है। सब कुछ उनको इसी जगह झेलना पड़ रहा है। ठीक ही लोग कहता है कि जो भी है सब इसी जीवन में देखना पड़ता है लोगों को, कर्म सुकर्म जो भी है। पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग इस पूरे मामले को देखेंगे। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब पर जवाब देगा। जिस तरह से रोहिणी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, हर माँ, पिता, कोई भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। वहीं बहन रोहिणी के समर्थन में तेज प्रताप यादव आग बबूला हैं। जनशक्ति जनता दल की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट कर चेतावनी दी गई है। तेज प्रताप की पार्टी ने पोस्ट किया है कि इस घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब से मेरी रोहिणी बहन के ऊपर चप्पल उठने की खबर सुनी है, दिल की आहत है अब अग्नि बन चुकी है। अब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा जोखा बड़ा कठोर है। पिताजी, एक संकेत दीजिए, आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। ये लड़ाई किसी दल की नहीं है, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। तो लालू परिवार में जो कलह है वो और ज्यादा फैलती हुई और तेज प्रताप यादव जो कि पहले ही
पार्टी और परिवार से बेदखल किए जा चुके हैं और बार बार वो इशारों में संजय यादव का नाम लेते रहे थे। लेकिन जिस तरह से रोहिणी ने खुल करके संजय और रमीज पर सवाल उठाए हैं, उसके बाद अब तेज प्रताप भी बहन के समर्थन में खड़े हो गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूत्र के मुताबिक 17 नवंबर यानी कुल कल सुबह तक बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो सकती है। कल ही बीजेपी विधायक दल की बैठक संभव है। जेडीयू विधायक दल की बैठक भी कल होना तय बताया जा रहा है और नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक भी कल ही हो सकती है और उस बैठक में वर्तमान विधानसभा भंग करने की सिफारिश हो सकती है। इसके बाद कल 17 नवंबर या परसों 18 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार राजभवन जा सकते हैं। राज्यपाल से मुलाकात करके नीतीश अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। उनके राजभवन से लौटने पर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली बैठक में नीतीश को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर राजभवन जाएंगे और सरकार गठन का दावा पेश करेंगे। तो प्रचंड बहुमत मिला है एनडीए को एक बार फिर से और 2010 की यादें ताजा हो गई हैं और एक बार फिर से नीतीश कुमार के सीएम बनने की उम्मीद जताई जा रही है। और राजभवन से कल किस तरह का कार्यक्रम हो सकता है, कल से लेकर आगे आने वाले दिनों का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है और सूत्रों के मुताबिक सरकार गठन को लेकर बीजेपी जेडीयू के बीच पहले दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है। मंत्रिमंडल गठन और घटक दलों की हिस्सेदारी का फॉर्मूला भी तय हो गया है, जिसके मुताबिक 6 मंत्री 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला लागू हो सकता है। और इसके मुताबिक जो अगर बात की जाए बीजेपी और जेडीयू दोनों को जो प्रचंड सीटें मिली हैं, इसके हिसाब से इस मंत्रिमंडल में इन दोनों का ही निश्चित तौर पर बड़ा हिस्सा रहेगा। लेकिन साथ साथ यहाँ एलजेपी रामविलास पासवान को भी अच्छी हिस्सेदारी मिल सकती है और एक बार फिर से एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला लागू हो सकता है और ऐसे में 15-15 मंत्री दोनों के हो सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। था उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास का क्रम जारी रखेंगे। बात दिल्ली धमाके की जांच की, जिसमें दिल्ली से कश्मीर तक तफ्तीश हो रही है, छापेमारी हो रही है ताकि सफेद कोट वाले दहशतगर्दों की साजिश के हर राज का पर्दाफाश किया जा सके, पूरा का पूरा नेटवर्क नेस्तनाबूद किया जा सके। और इसको लेकर लगातार दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जांच जारी है, दबिश दी जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज भी कश्मीर में कई जगह छापेमारी हुई। अनंतनाग से एक महिला डॉक्टर को पकड़ा गया जिसका नाम प्रियंका शर्मा है, जो हरियाणा की रहने वाली है। वो जीएमसी अनंतनाग में पढ़ाई कर रही थी। डॉक्टर प्रियंका का मोबाइल भी जब्त किया गया। इसके अलावा खालिद अजीज नाम के डॉक्टर से भी पूछताछ जारी है। डॉक्टर प्रियंका डॉक्टर खालिद के घर किराए पर रहती थी। इस बीच दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है। धमाके से पहले दिल्ली और आसपास बेखौफ घूमते आतंकी उमर की तस्वीरें सामने आई। 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक के सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ। वो तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग जगह दिल्ली के इलाकों में घूमता रहा। कई वीआईपी इलाके हैं। देखिए 29 अक्टूबर 2025 की तस्वीर, जब अल फलाह यूनिवर्सिटी में उमर की वही i20 कार आई थी जिसने ब्लास्ट किया था लाल किले के ठीक सामने। और 29 अक्टूबर को शाम 6:36 उमर ने कॉमन पार्किंग में यह कार खड़ी की थी। कहां कहां गया था और अल फलाह यूनिवर्सिटी में किस तरह से यह कार घूमती थी। उमर ने i20 कार हॉस्टल एरिया में खड़ी की थी। शाम 8:18 की यह तस्वीर आप देख सकते हैं। अलग अलग सीसीटीवी में यह पूरी हरकत कैद हुई है। उमर ने i20 कार हॉस्टल एरिया में खड़ी की थी। 29 अक्टूबर की शाम 8:18 की तस्वीर, जबकि 30 अक्टूबर को सुबह 7:31 पर फिर से कॉमन पार्किंग में यह कार खड़ी की थी। 30 अक्टूबर दोपहर को 2:38 पर उमर ने मैकेनिक और कंपाउंडर को बुलाया था। तो देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कि अब सवालों के घेरे में है, वहां की सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है। 9 नवंबर को यानी धमाके से एक दिन पहले रात 11:43 पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के खलीलपुर टोल पर कार नजर आई थी। और ये कार लेकर के न सिर्फ फरीदाबाद बल्कि दिल्ली के भी अलग अलग इलाकों में उमर घूमता रहा था। और सोचिए खतरा कितना बड़ा था, क्योंकि इसके पास विस्फोटकों का बैग था। 10 नवंबर को उसके बाद ये दिल्ली पहुंचा था। रात 12:46
46 मिनट पर, ये आप देख सकते हैं कि ये 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात की बात है। 12:46 पर कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के खलीलपुर टोल प्लाजा के पास से निकली थी। 3:07 पर कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे केएमपी के पास पार्क की थी और सुबह 6:42 पर I-20 कार केएमपी के पास ही पार्क थी। सुबह 8:03 पर यह I-20 कार लेकर वो बदरपुर में घुसा। सुबह 8:31 पर कार आश्रम चौक से रिंग रोड पर आई और इसके बाद 8:35 पर कार डीएनडी फ्लाईवे से नोएडा की तरफ मुड़ी। सुबह 8:37 पर डीएनडी से मयूर विहार की तरफ गई थी ये I-20 कार। धमाके वाली गाड़ी सुबह 8:39 पर मयूर विहार में घुसी। सुबह 8:47 पर चिल्ला सीएनजी पंप के पास ये कार नजर आती है और उसके बाद सुबह 8:56 पर फिर से मयूर विहार में इसे देखा गया था। सुबह 8:58 पर डीएनडी से आश्रम चौक की ओर गाड़ी लेकर के गया। तो देखिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये बेखौफ घूमता रहा। सुबह 9:17 पर निजामुद्दीन थाने के सामने ये कार नजर आती है। इसके बाद सुबह 9:22 पर इंडिया गेट के पास कार को देखा गया। सोचिए वीआईपी एरिया, लुटियन जोन जिसे कहा जाता है, इंडिया गेट के पास शाहजहां रोड, ये सुबह 9:25 पर पहुंचा था। इसका एक एक मिनट का लेखा जोखा हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गेट के पास टर्न लेकर ये अकबर रोड की ओर गया। सुबह 9:26 का समय था। 9:30 बजे के करीब रेल भवन के पास पहुंचा। पूरे लुटियन जोन में ये घूम रहा था। सुबह 9:31 पर I-20 कार लेकर के ये कर्तव्य पथ पर पहुंचा और सुबह 9:33 पर तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के पास कार नजर आती है। ये बिल्कुल वीआईपी इलाके हैं, काफी सुरक्षा होती है यहां पर। सुबह 9:33 पर लोधी रोड के पास इस गाड़ी को देखा गया। एक एक मिनट का लेखा जोखा हम आपको दिखा रहे हैं। 9:48 पर सफदरजंग अस्पताल के सामने ये गाड़ी दिखाई देती है और दोपहर 2:04 पर कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में, यानी कनॉट प्लेस और आसपास के एरिया में ही ये घूम रहा था। दोपहर 2:10 पर कनॉट प्लेस के 12 खंबा रोड की तरफ गया। दोपहर 2:17 पर रामलीला मैदान के पास नजर आया गाड़ी लेकर। दोपहर 2:34 पर तुर्कमान गेट मस्जिद की तरफ गया और यहां दोपहर 3:15 पर दिल्ली गेट रेड लाइट पर गाड़ी नजर आती है। 3:19 पर लाल किले की पार्किंग में गया। शाम 6:23 पर लाल किले की पार्किंग से निकल कार लेकर के ये बाहर निकला और शाम 6:50 पर यह धमाके वाली जगह पर पहुंचा था। इसके बाद शाम 6:52 पर उमर की कार में ब्लास्ट हुआ था। यानी हम आपको पूरा एक एक मिनट का लेखा जोखा बता रहे हैं और धमाके के बाद देखिए किस तरह से वहां आसपास जबरदस्त कंपन हुआ था और जो तस्वीरें सामने आई थी आप इसमें देख सकते हैं कि लोग जो वहां बैठे हुए थे रेस्टोरेंट में वो भी पूरी तरह से कांप गए थे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लालू परिवार में कलह से जुड़ी हुई। रोहिणी के बाद 3 और बहनें भी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं। राबड़ी आवाज छोड़कर रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो क्या लालू परिवार में जो कलह है ये और बढ़ती जा रही है? पटना से दिल्ली के लिए 3 बहनें रवाना हुई हैं। जैसी कि खबरें आई थी जब तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच विवाद हो रहा था, बहस हो रही थी, तो उस दौरान जो बहनें थी वो रोहिणी आचार्य का पक्ष ले रही थी और अब इन तीनों बहनों के पटना से दिल्ली आने की वजह भी क्या यही लड़ाई है? जिस तरह से संजय यादव और रमीज पर रोहिणी आचार्य ने कड़े आरोप लगाए थे और उसके बाद वहां से वो निकल गई थी, वापस सिंगापुर चली गई थी, अब 3 बहनें भी चली गई हैं। हमारी सहयोगी निधि श्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निधि, इन तीनों बहनों के पटना छोड़कर दिल्ली आने के पीछे क्या वजह बताई जा रही है? परिवार में अंदरूनी कलह लगातार चल ही रहा है और रागिनी, चंदा, राजलक्ष्मी तीनों ही बहनें निकल रही हैं। इसका साफ साफ संदेश ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो परिवार में बीते दिन हुआ उससे संतुष्ट नहीं है। जो बहनें हैं वो बहुत खुश नहीं दिख रही हैं और यही वजह है कि तीनों ही बहनें जो है वो एक साथ निकली हैं और जो तस्वीर हमने देखी है, जिस तरीके से नाराजगी दिख रही है, इससे ये स्पष्ट होता है कि जिसका बयान, जिसके बारे में रोहिणी कह रही थी कि जब लड़ाई हुई तब घर में मेरी सारी बहनों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे समर्थन में कहा और बल्कि तेजस्वी के खिलाफ नाराजगी दिखाई, तेजस्वी से जाकर के बातचीत की, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि जो कलह है अंदरूनी वो अब बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं विवाद की वजह इसके पीछे मानी जा रही है कि ये जो बहनें हैं ये बाहर, इसके पीछे यही एक बड़ा विवाद जो ये एक वजह है। नवी मुंबई में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल नवी मुंबई में छत्रपति महाराज शिवाजी की मूर्ति का अनावरण हो रहा था, जिसमें देरी का आरोप लगाकर एमएनएस के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और फिर एमएनएस चीफ राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने जबरन उस कपड़े को हटाया जिससे ढककर शिवाजी की मूर्ति रखी गई थी और फिर खुद ही मूर्ति का अनावरण करने की कोशिश की। इसके बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शिवाजी की मूर्ति को गंगा जल से जलाभिषेक किया और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की।
इसके बाद एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने शिवाजी की मूर्ति को फूलों की माला पहनाई और सम्मान में नारे लगाए। एमएनएस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लंबे अरसे से मूर्ति का अनावरण नहीं किया जा रहा था, जिससे नाराज होकर उन्होंने ये कदम उठाया। वहीं पुलिस अब एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। नवी मुंबई के नेरुल में छत्रपति शिवाजी महाराज इनका स्टैच्यू बनाया गया था। पिछले कई महीनों से यह स्टैच्यू बना हुआ था, लेकिन इसका अनावरण नहीं किया गया था। आखिर मनसे के नेता अमित ठाकरे इनके हाथों इस स्टैच्यू का अनावरण किया गया। इस दरमियान जो जबरदस्ती यहाँ पे स्टैच्यू का अनावरण करने जा रहे मनसे के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे मनसे के कार्यकर्ता ने पुलिस को बाजू में करते हुए स्टैच्यू के यहाँ पे मनसे कार्यकर्ता आ गए। उन्होंने स्टैच्यू का जबरन ओपनिंग किया गया है, अनावरण किया गया है और मनसे के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे जोरदार घोषणाबाजी की। पिछले कई महीनों से ये स्टैच्यू बनाया गया था, लेकिन इस स्टैच्यू का यहाँ पे कॉरपोरेशन के तरफ से किसी भी तरह का अनावरण नहीं किया गया था और इसी को देखते हुए मनसे के नेता अमित ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू का अनावरण किया। अपनी ज़िंदगी में मेरे ऊपर ये पहली केस होगी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण मेरे ऊपर ही केस होने वाली है और इसके लिए मैं तैयार हूँ, इस तरह का स्टेटमेंट अमित ठाकरे ने किया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।